हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी क्लास 12th बायोलॉजी की होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12th बायोलॉजी का मैं पहला चैप्टर पूरी तरह से अपलोड कर चुका हूँ, जो कि हमारे 4 पार्ट में थे। मैं उसके लिए अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, डीपीएस नाम से प्ले लिस्ट में फोल्डर होगा, वहां पर जाइए। डीपीएस का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस सेट, तो जिसमें मैंने पहले सेट के लिए वहां पर आप लोगों के लिए पीडीएफ के माध्यम से समझाया था। आज उन्हीं क्वेश्चनों को, जितने भी 12-13 क्वेश्चन हो, उन्हीं को मैं यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से हर एक चीज को अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसलिए आप चाहें तो इनकी जो नोट्स है, नोट्स बना सकते हैं पीडीएफ की हेल्प से, ठीक है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, तो आप मैसेज कीजिए तो मैं आपके लिए पीडीएफ भेज दूंगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारे जो कि सेट का है वो है, एक एक करके समझते हैं। इनको क्वेश्चनों को अच्छे से समझना, क्योंकि पेपर में यहीं से आने वाले। यदि आप 10-15 सेट लगा लेते हो मेरे द्वारा बताए गए, तो गारंटी है कि आप पेपर में 90 प्लस करने वाले हैं। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो आइए समझते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मोक का विकास होता है। क्वेश्चन को समझिए। उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां पर नर एवं मादा युग्मोक भित्त का विकास होता है। क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? क्वेश्चन हमें ये बता रहा कि पुष्प में उन अंगों के नाम लिखिए। पुष्प की संरचना मैंने पहले पार्ट में आप लोगों के लिए बताई थी। तो पुष्प में उन अंगों के नाम लिखिए जहां पर किसका निर्माण होता है? जहां पर नर एवं मादा युग्मक भित्त का विकास होता है। तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर थोड़ा बताता हूँ आपको डिटेल से, थोड़ा समझिए। हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल से समझिए। ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट यदि आप इसको देख लेते हो तो पेपर में 2-3 क्वेश्चन 100% फंसेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था पहले पार्ट में, कि पहले पार्ट में जो पुष्प होता है उसकी मैं संरचना बना रहा हूँ, फिर इसके बाद समझाता हूँ। देखो, एक नंबर क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया, एक आवृत्ति पुष्प में उन अंगों के नाम बताना जहां पर नर एवं मादा युग्मोक भेद, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। मैं पूरी तरह से डिटेल से बताया हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इससे तो मतलब नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं, इसको बाह्य दल बोलते हैं। दोनों को बाह्य दल बोलते हैं, एक को दल बोलते हैं, दोनों सॉरी बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल पुंज, दोनों को बाह्य दल बोलते हैं। और सॉरी, दोनों के लिए हम क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं, जबकि एक के लिए हम बाह्य दल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। तो दोनों के लिए क्या बोलते हैं? दोनों के लिए दलपुंज बोलते हैं, जबकि एक के लिए क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है, ये पुष्प का नर भाग होता है। बताया था कि नहीं बताया था? ये पुष्प का नर भाग होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है पूतंतु और दूसरा जी कहलाता है परागकोश। ये पुष्प का मादा भाग कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिका। ये कहलाता है आपका अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। और इसके अंदर होते हैं बीजांड। क्या होते हैं? अंडाशय के अंदर बीजांड। तो मैंने ये बताया, पुष्प की एक संरचना है जिसमें क्या होता है? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुतंतु, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड। ये इसका कहलाता है, इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का क्या होता है? मादा भाग। अब यहाँ पर यदि आप इसको समझ लेते तो आपका एक नंबर क्वेश्चन 100% क्लियर है, कि आपको समझ में आ जाएगा। ये पुष्प का नर भाग। क्वेश्चन पूछा, एक आवृतबीजी पुष्प के, ये पुष्प की संरचना बना दी है मैंने, हर पार्ट को आपको समझा रहा हूँ डिटेल से। पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए, उन अंगों के नाम लिखिए जहां पर नर एवं मादा युग्मोक भित्त का विकास होता है, अर्थात नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा युग्मक। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि पुष्प का नर भाग, ये पुष्प का नर भाग होता है, ये मादा भाग होता है। तो पुष्प के नर भाग में नर युग्मक अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण कहां पर होता है? पराग कोश के अंदर। किसके अंदर? पराग कोश के अंदर। और पराग कोश के अंदर कहां पर होता है? तो इसके लिए मैंने पूरी डिटेल से बताया था। एक नंबर क्वेश्चन में उतना डिटेल से नहीं समझा सकता हूं, फिर भी आपको पता होगा, नहीं है तो आप वीडियो को देखिए। तो पुष्प के पराग कोश में किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। और इसी को हम बोलते थे लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते थे? लघु
बीजाणुधानी। ये बात समझ में आ गई। जबकि यहाँ पर पुष्प में जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? बीजांड। और बीजांड में किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका? भ्रूण का। तो पुष्प के नर भाग की बात करें तो पुष्प के नर भाग में नर युग्मक, तो नर युग्मक के लिए आप क्या लिखेंगे? परागकण और लघु बीजाणु। जबकि मादा युग्मक कहां पर होता है? तो मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय के बीजांड में होता है। इतनी बात समझ आई? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो पुष्प के नर युग्मक का निर्माण होता है वो पुष्प के नर भाग अर्थात किसके अंदर? परागकोश के अंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधनी या फिर परागकण बोलते हैं नर युग्मक के लिए। जबकि मादा युग्मक का निर्माण होता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर कहां पर? बीजांड के अंदर भ्रूण कोश के रूप में या फिर भ्रूण के रूप में होता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया है, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए आंसर में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं, आप नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ में। आप पहला पार्ट देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे, फिर भी आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना? आप लिखेंगे नर युग्मक। क्या? नर युग्मक। तो नर युग्मक में आप क्या लिखना चाहेंगे? नर युग्मक में परागकण ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। इतनी बात समझ में आई? इसका निर्माण कहां पर होता है? इसका निर्माण किसके अंदर बताया हमने? परागकोश के अंदर। किसके अंदर? परागकोश के अंदर। आधा नंबर आपका क्लियर है। दूसरा है आपका मादा युग्मक। तो मादा युग्मक किसको बोलते हैं? तो आप कह सकते हैं बीजांड, या इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। इसका निर्माण कहां पर होता है? अंडाशय के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां पर नर एवं मादा युग्मक भित्ति का विकास होता है। तो नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसको नर युग्मक बोलते हैं परागकण को, जिसको हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसका निर्माण होता है परागकोश के अंदर। जबकि मादा युग्मक हम बीजांड को कहते हैं। ये कहां पर? इसको हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी। इसका निर्माण कहां पर होता है? अंडाशय के अंदर होता है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो पीडीएफ वाली वीडियो देखिए, तो वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर डिटेल्स समझा रहा हूँ क्योंकि पेपर में हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है दोहरा निषेचन। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये कभी नहीं कहूंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन हमारा है दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। इस चीज को समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोहरा निषेचन को समझने के लिए पहले निषेचन समझना जरूरी है। दोहरा निषेचन को समझने से पहले आपको निषेचन समझना जरूरी है। निषेचन अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन किसे कहते हैं इसको समझो। देखो हमने बताया था कि जब नर में और मादा, नर में पाया जाता नर युग्मक, क्या पाया जाता? नर युग्मक। और मादा में पाया जाता मादा युग्मक। नर युग्मक को किसको? प्लांट की बात हो रही, वुमेन की बात नहीं, प्लांट की बात हो रही। तो नर में नर युग्मक किसको बोलते थे हम? परागकण को बोलते थे। मादा में मादा युग्मक किसको बोलते थे? अंडाशय या फिर कह सकते हैं अंडकोश का। बीजांड कह दो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीजांड अंडाशय कुछ भी कह दो। जब परागकण और बीजांड मिल जाते हैं या अंडकोश का मिल जाती है तो यहां पर किसका निर्माण होता था? जाइगोट। किसका? जाइगोट। बताया था ना, जाइगोट का निर्माण अर्थात युग्मनज का निर्माण। और जब ये परागकण और ये बीजांड मिलते हैं, जब परागकण और बीजांड मिलते हैं अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो इन दोनों की मिलने की प्रोसेस, इन दोनों की मिलने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है? निषेचन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नहीं आया समझ में? देखो यहां पर एक बार समझे, मैंने क्या बताया कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, अब नर में नर युग्मक कौन होता है? मैंने बताया ना परागकण या फिर लघु बीजाणुधानी। और मादा में मादा युग्मक कौन होता है? बीजांड अर्थात गुरु बीजाणुधानी। जब नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे मिलते हैं मैं आपके लिए पहली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है, आप उसको देखिए। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो इन दोनों की मिलने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं निषेचन। बट हमारा क्वेश्चन हमारा निषेचन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है दोहरा निषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन। तो आइए इसी चीज को मैं समझाता हूं।
अब समझिए इसको, क्वेश्चन को। देखिए हमारा क्वेश्चन है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एस जी नवास्चन, वैज्ञानिक है एस जी नवास्चन। एस जी नवास्चन ने दोहरे निषेचन की खोज किसमें की थी, कौन से पौधों में की थी? तो इन्होंने की थी क्रिटेलिया, क्रिटिलेरिया और लिलियम। देखो एस जी नवास्चन ने, आप क्या लिखेंगे, एस जी नवास्चन ने दोहरे निषेचन की खोज क्रिटेलिया और लिलियम नामक पौधों में की थी। अब देखो पहले ये तो बात हुई बेसिक बात, ठीक है, इसको आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन होता क्या है, तो देखो दोहरे निषेचन में क्या होता है, देखो आपको मैंने बताया निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन। तो इसके लिए देखो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जब मैं आपको समझा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर समझ लीजिए पहले, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि जब पुष्प में जो परागकोश होते हैं, परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब उस परागकोश का स्फुटन होता है, और स्फुटन होने के बाद जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प के बढ़ती, यहाँ पर क्या है, परागकण है, तो ये परागकण इसी पौधे के, इसी पुष्प के, ये परागकण इसी पुष्प के बढ़ती कागर पर आते हैं, क्या आते हैं, बढ़ती कागर पर आते हैं, और जब ये बढ़ती कागर पर आते हैं तो बढ़ती कागर से कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जिनसे एक क्या निकलती है, परागनलिका निकलती है। और यहाँ पर मैं एक बीजांड की संरचना बना दे रहा हूं। यहाँ पर एक बीजांड है, और बीजांड में पता है क्या होते हैं, 3 कोशिकाएं यहाँ की तरफ होती हैं, 3 कोशिकाएं यहाँ की तरफ होती हैं, और 2 कोशिकाएं बीच में होती हैं। बताया था कि नहीं बताई थी? कोशिका एक होती है लेकिन केंद्रक 2 होते हैं। तो यहाँ पर जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, तब परागकोश का वहां पर क्या होता है, स्फुटन होता है, और स्फुटन होने के पश्चात उस पुष्प के परागकण उसी पौधे की बढ़ती कागर पर आ जाते हैं। बताया था, जब ये आ जाते हैं तो इस हार्मोन, यहाँ से बढ़ती कागर से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, और स्रावित होने के बाद वहां से क्या निकलते हैं, परागनलिका निकलती है, और परागनलिका वो कहां पर जाती है, इस अंडकोशिका के इसके अंदर जाती है। जब यहाँ पर जाती है तो आप लोगों को पता होगा कि जब ये परागकोश, जो परागकोश से परागकण आ रहा है, परागकण आते हैं, तब यहाँ पर 2n होते हैं। कितने n होते हैं, 2 युग्मक होते हैं। बताया था ना कितने n, 2n, और 2n इसके अंदर पहुंचते हैं। किसके अंदर पहुंचते हैं, इसी के अंदर पहुंचते हैं। जब ये 2n इसके अंदर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखो समझने वाली बात है कि 2 युग्मक होते हैं, तो एक युग्मक इसके साथ, देखो इनको क्या बोलते हैं, नाम लिखे दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। जे अगल बगल वाली कोशिका को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, ठीक है। और जो बीच वाली कोशिका होती है इसको क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। बताया था कि नहीं बताया था, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। बस यहीं से समझ में आ जाएगा। तो जब परागकोश का स्फुटन होता है तब परागकण उसी पुष्प के बढ़ती कागर पर पहुंच जाते हैं। बढ़ती कागर से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से परागनलिका निकलती है, और वो परागनलिका की सहायता से 2 युग्मक, अर्थात माद जो नर युग्मक होते हैं, 2 युग्मक किसके, भ्रूण कोश के अंदर पहुंचते हैं। अब देखो यहाँ पर समझना है, जिसमें से एक जो नर युग्मक है, एक नर युग्मक यहाँ पर, एक नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है, एक नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है। किसके साथ, एक जो नर युग्मक है इसके द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है, जबकि जो एक नर युग्मक होता है वो किसके साथ मिलता है, इस अंडकोशिका के साथ मिलता है। एक नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है, और एक नर युग्मक होता है वो किसके साथ मिल जाता है, अंडकोशिका के साथ मिल जाता है। देखो समझ लो, यहाँ पर ये क्या है, मादा युग्मक, ये क्या है, मादा युग्मक, और ये क्या है, मादा युग्मक। ये मादा युग्मक किसके साथ मिल रहा है, ये लाल वाला दिख रहा है ना आपको, ये लाल वाला जो है, यहाँ पर देखो मैं दर्शा दे रहा हूँ, यहाँ पर समझना, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा,
यहाँ पर जे है ना, जे इसके साथ मिल जाता है, जबकि ये किसके साथ मिल जाता है, ये अंडकोश के साथ। तो यहाँ पर जब ये नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलेगा तो निषेचन कहलाएगा। तो एक बार तो निषेचन इसके साथ में द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल रहा है, तो जब ये द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है तब यहाँ पर भ्रूणकोश बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूणकोश बनाता है, भ्रूणकोश। जबकि एक मादा युग्मक जो नर युग्मक है अंडकोशिका से मिलकर के क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। तो देखो एक बार निषेचन यहाँ पर हुआ इसके साथ और एक बार निषेचन यहाँ पर हुआ, तो दो बार निषेचन हुआ ना। और जब दो बार निषेचन होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम दोहरा निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इसने एक ने इसके साथ मिलकर के क्या बना लिया भैया? भ्रूण। और जबकि एक नर युग्मक जो था, एक ने नर युग्मक ने किसके साथ? इस द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर के भ्रूणपोष बना लिया। यही भ्रूणपोष इस भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। आगे चल के जब इनमें डिवाइडेशन होता है, ठीक है, विकास होता है, तब ये जो भ्रूण होता है ये काय में बदल जाता है? आपका बीज में। जबकि जो अंडाशय होता है वो काय में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। ये प्रोसेस में आपके लिए चौथे पार्ट में बता चुका हूं। तो आप लोगों के लिए ये समझ में आ गया कि नहीं आया? तो द्वितीय निषेचन में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि एसजी नवासचन में, ध्यान से समझना, एसजी नवासचन ने क्रिटेलिया और लिलियम नामक पौधों में द्विनिषेचन या फिर दोहरे निषेचन की खोज की। दोहरे निषेचन में जब परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं, तब उसमें दो युग्मक वर्तिकाग्र या फिर परागनली की सहायता से भ्रूणकोश के अंदर पहुंचते हैं, जिसमें एक नर युग्मक होता है। एक नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर के क्या बनाता है? देखो 1 2 3, कितने केंद्रक? 3, तो 3n बनाता है। जबकि एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिलकर के 2n बनाता है। क्या बनाता है? 2n, अर्थात 2n बनाता है। इसे ही इसलिए यहाँ पर दो बार निषेचन होगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन कहते हैं। नहीं आया फ्रेंड्स? एक बार वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। जब यहाँ से पराग कण निकलते हैं, पराग कोश पक जाते हैं, तो वो स्फुटन होता है। स्फुटन होने के बाद यहाँ से परागनल जो कण होते हैं वो यहाँ पर निकलते हैं, और पराग नलिका से यानी वर्ती कागज से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं, जिनमें से एक नर युग्मक होता है वो इसके साथ फ्यूज कर लेता है, मतलब मिल जाता है, तो 3n बनाता है, त्रिगुणित बनाता है। जबकि एक नर युग्मक यहाँ पर एक मादा युग्मक अंडकोशिका के साथ मिलकर के द्विगुणित बनाता है, अर्थात 2n बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर दो बार निषेचन होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सेट का तीसरा क्वेश्चन है, वृषण के दो काल लिखिए। वृषण के दो काल लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा वृषण के दो काल लिखिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों का पहला जो लेसन था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जबकि दूसरा लेसन आपका है मानव जनन। मैं इस सेट के बाद तुरंत ही आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूं दूसरे पार्ट की। 1-2 दिन के अंदर आपके जितने भी पार्ट होंगे दूसरा लेसन में अपलोड कर दूंगा। फिर भी यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरा हमारा क्वेश्चन है वृषण के दो काल लिखिए। अब जब वृषण होते क्या है, तो देखो यहाँ पर जब मैं दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपके लिए जिस प्रकार से मानव जनन, जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा पौधों में जनन, तो पौधों में जनन किस प्रकार से होता है? तो पौधों में नर युग्मक होने चाहिए, मादा युग्मक होने चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप दूसरा लेसन पढ़ेंगे मानव जनन, तब मानव में जनन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति होती है, मैं उस पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये कि वृषण क्या, तो जो वृषण होते हैं नर में अर्थात मानव में, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। अब प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? तो प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो नर युग्मक बनने में, जिनमें नर युग्मक बनते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिनमें क्या बनते हैं? नर युग्मक अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो जो आपका क्वेश्चन है वृषण के दो काल, वो तो मैं बता दे रहा हूं।
तो प्राथमिक लैंगिक, तो जो वृषण होता है ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ही नर युग्मक अर्थात जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म का निर्माण होता है। वो कैसे होता है उस पार्ट में हम डिटेल से जानेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन है, बट यहाँ पर इतनी समझना है आपको। तो जो वृषण होता है मनुष्य का यानी नर का लैंगिक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसके अंदर शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, एक तो ये है। और यहाँ पर इस वृषण से ही नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिनकी वजह से पुरुष में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना समझे कि इसका कार्य, वृषण का कार्य क्या होता है। तो वृषण का कार्य होता है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन का स्रावण करना। ऐसे बहुत से कार्य, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो क्या है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना पेपर में बहुत सा पूछा है, नर हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का स्रावण करना। जबकि दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है वृषण में होता क्या है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आप लिख सकते हैं शुक्राणु का निर्माण करना। तो आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ नहीं है, वृषण के 2 कार्य। तो पहला कार्य क्या है, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना, जबकि दूसरा कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे, उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण देते हैं, देने का कार्य करते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आप नोट्स बनाने चाहे बना सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उन कोशिकाओं के नाम लिखना है जो शुक्राणु को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। तो उन कोशिकाओं का नाम है फ्रेंड्स सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी हैं, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। देखो यहाँ पर मैं उस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, इनको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। वीडियो लंबी हो रही है बट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करें तो प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो होता है आपका वृषण। नर में, मेल में कौन होता है, वृषण। ठीक है, ये वृषण यहाँ पर सॉरी थोड़ा बड़ा चित्र बन गया, यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो ये वृषण कोश है, ये क्या है, ये वृषण कोश है। ध्यान समझना, अगर आपको समझ में आ जाएगा ना दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये वृषण कोश है। मनुष्य में, नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ये नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जो वृषण होते हैं ना, वृषण कोश का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम क्यों रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना, वृषण कोश का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होता है, मैंने बताया ना, शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए, उनके टेम्परेचर के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। शुक्राणु के पकने के लिए, परिपक्व होने के लिए, एडल्ट होने के लिए उन्हें जो टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये वृषण है। अब अगर हम एक वृषण की बात करें, वृषण किसके अंदर होते हैं, वृषण कोश के अंदर। वृषण जो होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। अगर हम एक वृषण की बात करें तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों के लिए, ये वृषण की मैंने संरचना बना दी। एक वृषण के अंदर, ध्यान समझना, एक वृषण के अंदर 250 पालिकाएं होती हैं। ऐसी कितनी पालिकाएं होती हैं, 250। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी नहीं बना रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल से बता दूंगा। 250। और यहाँ पर एक वृषण के अंदर 250 पिंडक होते हैं। क्या होते हैं, पिंडक या फिर पालिकाएं, एक ही कहते हैं। कितने होते हैं, 250। एक पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। कौन सी, 1 से 3 जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, शुक्रजन। एक पिंडक के अंदर
250 पिंडक होते हैं, बट यहाँ पर एक पिंडक की बात करें तो एक पिंडक के अंदर 1 से 3 कितनी 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होते हैं। अब यदि हम इस शुक्रजन नलिका को काट के देखें, इसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करें, तब हम देखते हैं कि इसकी जैसे ये शुक्रजन नलिका क्या इसको अगर काटें तो काटने पर देखते हैं तो इस प्रकार से इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी इसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को हम अलग प्रकार से दिखा दे रहे हैं, कितने प्रकार की 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका, क्या बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका, और दूसरी को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। देखो यहाँ पर एक को बोलते हैं शुक्राणुजन। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, थोड़ा मुझे आदत है डिटेल से पढ़ाने की, शॉर्ट पढ़ाने की आदत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो जो वृषण होता है, अब मैंने यहाँ पर जब वृषण को क्या लिया, क्वेश्चन तो मुझे ये समझाना था, इसलिए मैंने समझाया कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो वृषण जो होता है नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वृषण जिसके अंदर होते हैं, जो त्वचा नामक जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं वृषण कोश। वृषण कोश का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों होता है? शुक्राणु के परिपक्वन के लिए। अब यहाँ पर एक जोड़ी पाई जाती है, मतलब 2 होती है। अब एक को हमने देखा तो एक वृषण के अंदर 250 ऐसी पालकाएं होती है। ऐसी कितनी होती है? 250 पालकाएं। तो एक पिंडक के अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती है। 1 से 3 क्या होती है? शुक्रजन नलिका। अब शुक्रजन नलिका का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका, और दूसरी को बोलते हैं शुक्राणुजन कोशिका। तो इन शुक्राणुजन कोशिका के अंदर ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसके? शुक्राणु का निर्माण होता है। जबकि सर्टोली कोशिका क्या करती हैं? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये क्या कहती हैं? जो सर्टोली कोशिकाएं होती है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ जगह खाली होती है जिनको हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? नर हार्मोन, जो नर हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनका श्रावण करना। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नर हार्मोन्स का श्रावण कौन करता है? तो नर हार्मोन्स का श्रावण जो करती हैं अंतराली कोशिकाएं करती हैं। तो आपके लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इनको बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, जो क्या करती हैं? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। तो कौन सी करती हैं? तो आपको पता होनी चाहिए सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। पहला क्वेश्चन था वृषण के 2 कार्य। तो पहला कार्य वृषण है, तो वृषण का कार्य क्या है? देखो क्या है, एक तो शुक्राणु बना रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? नर हार्मोन्स का श्रावण करना। तो आप लोगों के लिए ये दोनों तीसरा और चौथा क्वेश्चन शॉर्ट वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहां पर देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप समझिए। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है ये। ठीक है, अब देखिए जी बना दिया मैंने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र में किसको क्या बोलते हैं? तो यहां पर समझ लीजिए पहले, ये आपका होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। इसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय। ठीक है, इसको गर्भाशय। ये है ना, ये होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय। तो एक जोड़ी अंडाशय, तो इसके लिए एक पार्ट के लिख रहा मैं,
इसको बोलते अंडाशय, ठीक है, इसको भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जोड़ी अंडाशय। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर देखें तो ये अंगुली जैसी संरचना दिख रही है ना आप लोगों को, अंगुली जैसी संरचना, इसको हम बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं? झालर। इंग्लिश में बोलते हैं फिम्बरी। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं? ओवम, सॉरी ओवम। यहां पर जो हो गया। अब यहां पर देखो जो इस प्रकार की आपको संरचना दिख रही है इसको हम बोलते हैं कीपक। क्या बोलते हैं? कीपक। तो एक कीपक यहां पर, तो एक कीपक यहां पर भी होगा। कीप की आकार की जो संरचना होगी उसको हम बोलते हैं कीपक। इतनी बात समझ में आ गई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसको अंडाशय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? झालर। अंगुली जैसी संरचना को झालर या फिर फिम्बरी। इसको कीपक बोलते हैं। ये जो वाला स्थान होता है ना इसको बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। तो एक तुमका यहां पर भी होगा। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। इतनी बात समझ आ गई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं तुमका को एम्पुला। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद जी वाला स्थान होता है यहां पर, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। तो यहां पर भी इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जो गर्भाशय तक है, यहां से लेके यहां तक जो गर्भाशय है, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, ठीक है, फिम्बरी तक, इस पूरी को बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। या इसी को बोलते हैं डिंबवाहिनी। क्या बोलते हैं? यहां से लेके यहां तक वाले स्थान को बोलते हैं अंडवाहिनी या फिर डिंबवाहिनी। तो यहां भी तो होगी अंडवाहिनी डिंबवाहिनी, ठीक है, तो इसको भी अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी बोलते हैं। जे होती है ना जी, इसको इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। तो इसको भी तो गर्भाशय ग्रीवा बोलेंगे। इसको बोलते हैं योनि, इंग्लिश बोलते हैं वेजिना। ठीक है। तो ये मादा जनन तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पर एक एक करके समझ लीजिए, सचित्र वर्णन करना है, कौन से कारक क्या होता है, किसका क्या आकार होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए तो आप लिख लेंगे। और यदि आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स के लिए मैंने बताया है कि अगर आपको नहीं बना सकते, आप मॉडल पेपर में से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, किसी भी चीज में से लिख सकते हैं, बुक में से भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए। और फिर भी यदि आपको नहीं मिलता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ में भेज दूंगा, क्योंकि कोई इसका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो एक मादा जनन तंत्र में, एक मादा जनन तंत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। एक मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, इतनी बात समझ में, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी झालर, एक जोड़ी झालर, एक जोड़ी कीपक, एक जोड़ी कीपक, एक जोड़ी तुम्बका, एक जोड़ी तुम्बका, और एक जोड़ी संकीर्ण पथ, एक जोड़ी संकीर्ण पथ, एक गर्भाशय, एक जोड़ी नहीं, एक गर्भाशय, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि। ये सभी किसके पार्ट है? ये मादा जनन तंत्र के पार्ट है। ठीक है। अब इसमें भी दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और एक होता है सहायक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं? तो प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिनमें युग्मक का निर्माण होता है। तो देखो अब युग्मक का निर्माण कहां पर होता है? तो युग्मक का निर्माण होता है अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। किसका? अंडाणु, जिसको हम मादा युग्मक बोलते हैं। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तब वहां पर भ्रूण बनता है, अर्थात उससे पहले युग्मनज बनता है। तो यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय। तो प्राथमिक लैंगिक अंग की बात हो रही थी। प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो क्या करते हैं, जो युग्मक, जिनके अंदर युग्मक बनते हैं। इतनी बात समझिए। अब होते द्वितीयक अंग अर्थात सेकेंडरी। तो द्वितीयक अंग वे अंग होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, सहायता करते, बनते नहीं उनके अंदर, जो सिर्फ क्या करते, सहायता। तो देखो अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्राथमिक अंग जैसे अंडाशय है, तो अंडाशय के अंदर किसका निर्माण हो? ओवम अर्थात अंडाणु का निर्माण हो, तो प्राथमिक लैंगिक अंग हो गए। उसके बाद जो सहायता कर रहे हैं ना जितने भी अंग हैं, ये सभी क्या होंगे? आपके द्वितीयक अंग होंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय, झालर, गर्भाशय ग्रीवा, कीपक, तुम्बिका, अंडवाहिनी, संकीर्ण पथ, गर्भाशय, सब पार्ट एक एक करके लिख देंगे। ठीक है, आते हैं। अब इसके बाद आप डालेंगे अंडवाहिनी, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? तो आप लिखेंगे अंडाशय के अंदर मासिक चक्र के दौरान, यहाँ पर क्या है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर किसका निर्माण? अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अब और ये अंडाणु जो बनते हैं ना,
फीमेल में देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेल और फीमेल की बात है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो मेल में जो शुक्राणु अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है, ये समय के साथ होता रहता है, अर्थात वो उस अवस्था में किशोर अवस्था में पहुंचता तो उसके अंदर शुक्राणु बनने लगते हैं। जबकि मादा में ऐसा नहीं होता, फीमेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फीमेल में जो अंडाशय का निर्माण होता है ये भ्रूण अवस्था के दौरान ही, जब भ्रूण का निर्माण होता है फीमेल का अर्थात मादा का अर्थात स्त्री का जब निर्माण होता है, तब उसके अंडाशय के अंदर ही बहुत अधिक संख्या में किसका निर्माण होने लगता है, किसका निर्माण हो जाता है, तो अंडाशय का निर्माण हो जाता है। बट यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर ये क्या होती है, फिर इसके अंदर है तो फिर क्या बनने, यहाँ पर ये होता है कि एक प्रोसेस होती है मंथली साइकिल प्रोसेस, जब मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा मासिक धर्म या जिसको बोलते हैं मासिक चक्र या फिर मंथली साइकिल प्रोसेस। उस चक्र या फिर उस प्रोसेस के दौरान यहाँ से अंडाशय क्या होता है, यहाँ से अंडाशय जो होता है इसके अंदर अंडाशय बनते हैं, तो वो अंडाशय यहाँ से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, मतलब यहाँ से हट करके फिमरी की सहायता से वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, तो मैंने आप लोगों की अंडवाहिनी बता दी कि अंडवाहिनी में क्या होता है, अंडवाहिनी की लंबाई होती है 10 से 12, कितनी होती है अंडवाहिनी की लंबाई, 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मादा के अंदर जो वहां पर अंडाणु होते हैं वो भ्रूणी अवस्था के दौरान बन जाते हैं और मंथली साइकिल प्रोसेस के दौरान वहां से वो रिमूव होने लगते हैं और वो यहाँ पर क्या होती है, फिमरी की सहायता से। अब देखो यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर आप अंडवाहिनी अंडाशय के बारे में लिख लेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर झालर के बारे में लिखेंगे कि झालर की सहायता से जो अंडाशय होते हैं वो अंडाशय यहाँ पर क्या होते हैं, इस कीपक की ओर पहुंचते हैं। कीपक में क्या होता है, कीपक आगे की ओर से ढकेल देते हैं, वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, तुम्बका। अब तुम्बका की बात क्या होता है, तुम्बका से आगे पहुंच जाता है अंडाशय, यहाँ पर अंडाशय पहुंच जाता है, या तो यहाँ पर कहीं पर भी एक समय समझे, या तो यहाँ पर समझे या फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर जब वो अंडाणु पहुंच जाता है तो अंडाणु पहुंचने के पश्चात क्या होता है, अब यहाँ पर समझना, यहां से योनि से होती है जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में शुक्राणु आते हैं। वो शुक्राणु जब आते हैं तो वो शुक्राणु इस अंडाणु को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं, इस अंडाणु को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अब जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो मिलने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मिलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने बताया था ना निषेचन। तो यहाँ पर इनमें क्या होता है, निषेचन। और फिर यहाँ पर क्या होता है, जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, सिर्फ एक शुक्राणु ही अंडाणु के अंदर पहुंच पाता है, एक शुक्राणु ही अंडाणु के अंदर पहुंच पाता है। अब ये बन जाता है, बनने के पश्चात क्या होता है, इनमें कोशिकाओं में डिवाइडेशन होता है, 2 से 4 बढ़ जाती है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, जो दूसरा लेट से समझाऊंगा तो पूरे डिटेल से समझाऊंगा। इसके बाद वो यहाँ पर पहुंच जाता है और क्या बना लेता है, भ्रूण। भ्रूण से फिर क्या होता है, नवजात शिशु अर्थात न्यू बेबी बॉर्न, मतलब नया बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैं पूरी समझाऊंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो अंडाणु होता है वो शुक्राणु से किस स्थान पर मिलता है। तो जो अंडाणु होता है, जो अंडाणु यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पर, तो अंडाणु शुक्राणु से तुम्बका और संकीर्ण पथ के बीच में मिलता है। कहां पर, तुम्बका और संकीर्ण पथ के बीच में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्मथ जंक्शन। क्या बोलते हैं, एम्पुलरी स्मिथ जंक्शन। तो कहां पर मिलता है, जो अंडाणु होता है शुक्राणु से किस स्थान पर मिलता है, एम्पुलरी स्मिथ जंक्शन पर मिलता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप लिखेंगे मादा जनन तंत्र, हेडिंग डालेंगे और वहां पर लिखेंगे मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ी अंडवाहिनी, जो कि मैंने बताया, एक गर्भाशय, क्या होता है, एक गर्भाशय, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा और बर्थुलिन की ग्रंथियां तथा बाह्य ग्रंथियां या फिर सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप अंडाशय, लिखेंगे अंडाशय स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो मादा में मादायुग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है, ठीक है, इतने लिखेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अंडवाहिनी, तो अब अंडवाहिनी में लिखेंगे अंडवाहिनी गर्भाशय तथा योनि से मिलकर सहायक नलिका बनाती है। अंडाशय जो अंडवाहिनी होती है ये क्या बनाती है, सहायक नलिका बनाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं, इसके किनारे पर अंगुली जैसी संरचना होती है जिसे हम झालर कहते हैं, और झालर से ही अंडाशय यहाँ से इसकी सहायता से यहाँ पर पहुंचता है। इसके बाद लिखेंगे गर्भाशय, तो प्रत्येक मादा में सिर्फ एक गर्भाशय होता है और जो गर्भाशय की आकार कैसा होता है, तो गर्भाशय का आकार होता है उल्टी रखी नाशपाती के जैसा होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आज का और एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन मानेंगे उसको लिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ ही आएगा।
तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6वां। जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। तो देखो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है, देखो WHO ने क्या बताया, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO के अनुसार, WHO के अनुसार WHO के अनुसार क्या होता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जनन स्वास्थ्य है, तो जनन स्वास्थ्य का मतलब वो शारीरिक नहीं होना चाहिए कि वो शरीर से स्वस्थ है तो वो स्वस्थ कहलाएगा, नहीं। कोई व्यक्ति जनन स्वास्थ्य तब कोई व्यक्ति स्वस्थ तब भी हो सकता है जब वो शरीर से स्वस्थ हो, सामाजिक स्वस्थ हो, मतलब समाज में उसकी वैल्यू हो, और मानसिक स्वास्थ्य हो, मतलब सभी प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, जनन स्वास्थ्य कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं, जनन के सभी पहलुओं शायद एक संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी जनन स्वास्थ्य क्या कहलाता है, जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं आप शरीर से स्वस्थ है तो वो आप सोच रहे कि जनन स्वास्थ्य, नहीं। जनन WHO ने ये बताया कि सभी पहलुओं में आपको क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य होना चाहिए शारीरिक, मानसिक और जितने भी आपको लगे सब में स्वस्थ होना चाहिए, तब आप कहलाओगे जनन स्वास्थ्य कहलाओगे। तो आप लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, आपको मॉडल पेपर में दिया होगा तो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको नहीं मिला तो आप वीडियो वाली देखना तो उसमें मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, तो आप वहां कहीं से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, अगला क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्वेश्चन हमारा अगला है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये क्या है, ये रोग हैं, अनुवांशिक रोग हैं। इनके लिए मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा अनुवांशिकता वाले पार्ट में, बट यहाँ पर आप समझिए कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों के लिए बेसिकली पता होगा कि जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 अर्थात 23 जोड़ी होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। तो 23 जोड़ी होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी क्या होते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। देखो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी का मतलब क्या होगा 46, जिनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की। फीमेल में तो वैसे 23 जोड़ी होती है, बट यहाँ पर 22 जोड़ी जो होते हैं वो समान। जो मेल की बात करें, तो अगर फीमेल की बात करें तो 22 जोड़ी समान होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं देहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, देहिक गुणसूत्र। इसको क्या बोलेंगे, इसी को भी एक्रोसोम बोलेंगे। अब जो एक जोड़ी होती है ना वो डिफरेंट होता है, एक्स वाई। मेल में एक्स वाई होता है, इसमें एक्स एक्स होता है। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, या इसी को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। इतनी बात समझ में गई। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जिनको एक्रोसोम बोलते हैं या फिर देहिक गुणसूत्र बोलते हैं, जबकि एक जोड़ी डिफरेंट होता है जिसको हम क्रोमोसोम या फिर लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। जो आपका देहिक गुणसूत्र होता है, एक्रोसोम होता है, ये शरीर, देखो उसने कहा ना देहिक, देह का मतलब देह का मतलब शरीर, शरीर की रचना कैसे बनने, आकृति कर बनाता है। जबकि जो लिंग गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, ये बताता है, या फिर यही वो गुणसूत्र है जो क्या लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इसलिए हम इसे इसको लिया जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। जब क्रॉस कराते हैं तो एक्स वाई और एक्स एक्स को लेते हैं। 22 जोड़ी तो दोनों में, इसमें तो देखो 23 जोड़ी समान है, इसलिए लड़का होगा या लड़की होगी ये किस पर डिपेंड करता है, फीमेल पर नहीं करता है, ये किस पर डिपेंड करता है, मेल पर करता है। अगर यहाँ से एक्स गुणसूत्र आया तो यहाँ से क्या होगी, एक्स भी आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स, तो लड़की बनेगी। अगर यहाँ से वाई गुणसूत्र आएगा तो एक्स वाई आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लड़का बनेगा। इन 50-50 चांस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा एक क्लाइनफेल्टर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47,
कितनी होती है 47, और जबकि टर्नर सिंड्रोम में कितनी होती है 45। एक गुणसूत्र इसमें अधिक होता है जबकि एक गुणसूत्र में कम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 45, जबकि क्लाइनफेल्टर में होती है 47 47। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, क्लाइनफेल्टर में 47 होती है, गुणसूत्र ज्यादा होता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 46 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं? आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। तो डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां? अब देखो, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बट यहाँ पर डायरेक्ट बता दूं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स। ध्यान रखना, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स, तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड्स नहीं बोला उसने, न्यूक्लियोटाइड का क्या कहा, मैं इसको बता दूंगा जब आपके लिए पढ़ाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती? 3 होती हैं। तो एक डीएनए की बात करें तो एक डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। दूसरा होता है फास्फेट समूह, दूसरा फास्फेट समूह, और तीसरा होता है पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा। देखो, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 इकाइयां होती हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फेट समूह, पेंटोस शर्करा। अब नाइट्रोजनी क्षारक भी यहां पर डिफरेंट होते हैं, आपका प्यूरिन होता है और अगला होता है पिरिमिडिन। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का, एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। और यहां पर पिरिमिडिन की बात करें तो इसको होता है साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। पूरे डिटेल से बता दिया मैंने, ठीक है। तो डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाई होती है? 3। नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फेट समूह, पेंटोस शर्करा। ये होता है आपका एक न्यूक्लियोटाइड अणु, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अणु मिलकर के एक डीएनए का निर्माण करता है। अगर न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड्स में जो आपका फास्फेट समूह होता है ये नहीं पाया जाता है। क्या होता है? ये नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन मैं वहीं पर बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाई होती हैं? तो डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन क्षारक, फास्फेट समूह, पेंटोस शर्करा। और ये सभी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, तो देखिए यहां पर समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं यहां पर डालना डीएनए, यहां पर डालना आरएनए। तो देखो, डीएनए का पूरा नाम क्या है? एक पॉइंट आप लिखेंगे कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। जबकि आरएनए का क्या नाम होता है? आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि इसका क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये कहां पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? केंद्रक में। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए कहां पर पाया जाता है? कोशिका द्रव में। कहां पर? कोशिका द्रव में। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि इसका नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको समझ में आ गया? डीएनए कहां पर पाया जाता है? केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में। आरएनए कहां पर पाया जाता है? कोशिका द्रव में। ठीक है, कहां पर होता है पाठ पढ़ाएंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यह आनुवांशिक पदार्थ है। मित्रों, ये फ्रेंड डीएनए है ना, डीएनए ही वो चीज है जो आपके रंग रूप आकार, यानी जो माता पिता के लक्षण होते हैं, माता पिता के लक्षणों को कौन ले जाता है? डीएनए ही ले जाता है। इसलिए डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? माता पिता के लक्षणों को ले जाने वाला कारक कौन सा होता है? तो आपका डीएनए होता है। यह आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह कुछ विषाणुओं, जीवाणुओं
में अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह सब में नहीं होता है, डीएनए तो बट सब में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है ना आरएनए, आरएनए सब में नहीं होता है अनुवांशिक पदार्थ, बल्कि कुछ जीवाणु या विषाणुओं में पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ। तो आप 3 पॉइंट लिख दें तो आपके काम चल जाएगा, ठीक है। फिर भी आप चाहते हैं कि और लिखना चाहे तो आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये समझ में आ गया होगा। आगे ना, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह अनुवांशिक पदार्थ है, यह बीजाणुओं में ही क्या फिर बीजाणु कह सकते हैं या फिर जीवाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला, मैं सोच रहा खत्म ही कर दूं, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देख लीजिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचते हैं? संक्रामक रोग क्या होते हैं, पहले देखो समझ। संक्रामक रोग का मतलब होता है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कोरोना है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, तो कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा था ना, तो वो उसका संक्रमण था, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है हमें अगर कोरोना हो जाता है, हम दूसरे व्यक्ति को टच करेंगे तो उसको कोरोना, तो प्रत्यक्ष हो गया। अब अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्टली क्या है? जैसे मैंने पानी पिया, अब मैंने पानी पिया, कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति आया और उसी गिलास से उसने पानी पी लिया, तो क्या होगा? वो इनडायरेक्टली हो जाएगा। तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं ना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी के लिए हम बोलते हैं संक्रामक रोग। तो आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वायु गैस क्या है? वायु गैस क्या है? देखो वायु गैस क्या है? वायु गैस वायु की विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायु गैस आप लिखेंगे कि वायु गैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें वायु गैस में क्या होती है? 50 से 70% मीथेन पाई जाती है, 30 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसें पाई जाती हैं। तो आप वायु गैस क्या है, तो आप 1 नंबर पूछेगा तो लिख सकते हैं कि वायु गैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें 50 से 70% मैथेन, ठीक है, और 40% कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोपेन, एथेन वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो एक क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन है, तो उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला लेसन है उसके लिए हम जल्दी अपलोड करेंगे। नमस्कार, थैंक यू मेरे। आप लोगों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।